नमस्कार मित्रों, सीईसी गुरुकुल ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका हार्दिक अभिवंदन। हम बात कर रहे थे पिछले व्याख्यान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसका मूल लक्ष्य क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों थी और उस शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या था, इस पर हमने अपने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी। अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं को लेकर क्या चिंतन किया गया है। भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने का पुरजोर बल इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिया गया है। तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है, उस पर चर्चा अब हम करेंगे। तो उसका सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही है कि बच्चों में अपनी पहचान और अपनेपन का भाव जागृत हो। जब अपनी ही भाषा में बच्चा पढ़ता है तो उसके लिए शिक्षा बोझिल नहीं होती। उसको शिक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, रटना नहीं पड़ता। वे स्वयं उसको समझता, क्योंकि वे उसकी अपनी भाषा में प्रस्तुत की जा रही है। उसे लगता ही नहीं कि वे कुछ पढ़ रहा है। वे उसको एक सहज रूप में, एक स्वाभाविक रूप में पढ़ता चला जाता है। उसमें एक आत्मीयता का भाव जागृत होता है। जब वे विज्ञान पढ़ रहा है या भूगोल पढ़ रहा है, सामाजिक विज्ञान के विषय पढ़ रहा है, गणित पढ़ रहा है और अपनी भाषा में पढ़ रहा है, तो उसे अपनेपन का एक एहसास होता है। उसके अंदर शिक्षा के प्रति रुचि और रुझान बढ़ता है। पढ़ने के प्रति इच्छा शक्ति जागृत होती है। परंतु जब वे दूसरी भाषाओं में शिक्षा का माध्यम उसका अंग्रेजी या अन्य भाषा है, तो उसके लिए पहले तो वो भाषा पढ़ना समझना ही एक समस्या हो जाता है। विषय को तो वो समझ ही नहीं पाता। तो इसलिए भारतीय भाषाओं को, जो उस बच्चे की मातृभाषा है, उसकी क्षेत्रीय भाषा है, उसे शिक्षा का माध्यम बनाने पर बल दिया गया है। बच्चे में स्वत्व का भाव जागृत करना, ये उसका उद्देश्य है। वैयक्तिक एवं सामाजिक कल्याण के लिए सांस्कृतिक जागरूकता पैदा करना, यह मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का उद्देश्य है। जब हम अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में शिक्षा का अध्ययन करते हैं, शिक्षा का माध्यम होती है, तब केवल हम भाषा ही नहीं पढ़ रहे होते, उसके साथ साथ हम उसकी संस्कृति को, रहन सहन, आचार व्यवहार को भी जानते हैं, लोग को जानते हैं। तो एक संस्कृति के प्रति जागरूकता पैदा होती है। तो अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव, अपनी संस्कृति के प्रति गौरव का भाव बच्चे में जागृत होता है। और यही सांस्कृतिक जागरूकता पैदा करना शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है। और वह उद्देश्य कब पूर्ण होगा? जब उसे अपनी भाषा में ज्ञान प्रदान किया जाएगा, जब उसे उसकी अपनी भाषा में विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाएगी, तो वे अपनी संस्कृति के प्रति तो सजग होगा ही, अपनी संस्कृति को तो वे जानेगा ही। उसके मन में अन्य देशों की, विश्व की अन्य संस्कृतियों को जानने की भी जिज्ञासा उत्पन्न होगी और वे संस्कृतियों में एक तुलनात्मक अंतर करने में भी सक्षम हो पाएगा। तो प्रारंभिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर उसे अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये शिक्षा का माध्यम अपनी उसकी मातृभाषा हो, इस पर वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अब नई आई है, उसमें ये उद्देश्य उसका रखा गया है। और बच्चों में आत्मसम्मान की भावना जागृत करना। जब वे अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण करता है तो उसके भीतर एक आत्मविश्वास, एक आत्मसम्मान की भावना जागृत होती है। वे किसी हीन भावना से ग्रस्त नहीं होता। वर्तमान में हम देख रहे हैं, बच्चे को प्रारंभ में नर्सरी में ही अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। तो उसके अंदर एक डर, एक हीनता की भावना भी जागृत हो जाती है। वो दूसरी भाषा को सुन रहा है
उससे परिचित नहीं है, परंतु उसे उस भाषा को सीखना पड़ रहा है, उस संस्कृति के साथ जुड़ना पड़ रहा है, तो उसके लिए शिक्षा एक बोझ और एक विवशता बन जाती है। और जैसे जैसे वे अन्य भाषा में, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्राप्त करता चला जाता है, उसके अंदर अपनी भाषा के प्रति एक हीनता का भाव जागृत होने लगता है। ये हीनता का भाव जागृत ना हो, अपनी भाषा के प्रति सम्मान का भाव जागृत हो, अपने देश के प्रति, समाज के प्रति सम्मान का भाव जागृत हो, तो उसके लिए उसकी अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान करना उद्देश्य रहा। और बच्चे के अंदर एक सृजनात्मक, सहज, नैसर्गिक प्रतिभा होती है, और वह प्रतिभा तब विकास को प्राप्त करती है जब उसे उसकी अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो जब उसे उसकी भाषा में उसे समझाया जाता है, तो उसके अंदर निहित जो योग्यता है वह उभर करके बाहर आती है। तो इस सृजनात्मक प्रतिभा का विकास करना भी इस का एक उद्देश्य रहा है। और हमने देखा विगत 50 वर्षों में भारत की अनेक भाषाएं लुप्त हो गई हैं, और यूनेस्को ने ये कहा कि 197 भाषाएं ऐसी हैं जो अब लुप्त प्राय हैं, जो बस अब समाप्त होने के कगार पर है, वेंटिलेटर पर है। तो सरकार के सामने इन लुप्त होती जा रही भाषाओं के संरक्षण की, उनके विकास की, उनको जीवंत रखने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो वो कैसे जीवंत रहेंगी, कैसे वो भाषाएं हमारी समाप्त ना होती चली जाएं। यहां तक कि जो हमारी संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाएं हैं, वे भाषाएं भी कठिनाई का सामना कर रही हैं अपने अस्तित्व के लिए। तो ये देखते हुए वर्तमान सरकार द्वारा अपनी शिक्षा नीति में परिवर्तन लाने के लिए भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम रखने का एक सुझाव दिया गया है। सुझाव क्या है? अब वो प्रावधान ही बन गया है। तभी हमारी भाषाएं संरक्षित रह पाएंगी, जीवंत रह पाएंगी और विकसित हो पाएंगी। और लुप्त प्राय जो भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, भारत तो बहुभाषा भाषी देश रहा है और ये हमारी एक पहचान भी रही है। तो वे बोलियां जिनकी कोई लिपि नहीं थी, जिनको बोलने वाले एक समुदाय विशेष में बोली जाती थी, और वो जो दादा दादी, नाना नानी जो बोलते थे, जैसे जैसे आगे विकास हुआ और आगे की पीढ़ियां अपने उस समुदाय से बाहर निकल करके गांवों में या शहरों में जाने लग गई, तो वे बोलियों का बोलना उनका समाप्त हो गया। तो उनके संरक्षण के लिए भी इस शिक्षा नीति में ठोस उपाय अपनाने की आवश्यकता अनुभव की गई। तो इस तरह से विद्यालय स्तर पर और विश्वविद्यालय स्तर पर इन भारतीय भाषाओं में के संरक्षण और संवर्धन के लिए शिक्षा का माध्यम बनाने की सिफारिश की गई है। अब भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए, उनको जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखने के लिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, उसमें कुछ प्रावधान भी रखे गए हैं। तो जो उस भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं, अब हम मित्रों उनकी बात करते हैं, क्योंकि यही सुझाव ही आगे क्रियान्वयन की चुनौतियों से जुड़े हुए हैं। नीति निर्धारक शिक्षा नीति तो बना सकते हैं, परंतु उसका क्रियान्वयन करना, उसका दायित्व शिक्षकों पर, हमारे ऊपर, आप पर, समाज पर है। तो शिक्षा नीति में जो सुझाव दिए गए हैं उनका अनुपालन करना अब हमारा दायित्व बनता है। तो क्या सुझाव दिए गए हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहला सुझाव तो शिक्षा नीति में ये दिया गया है कि भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाए।
केवल शिक्षा का माध्यम बना देने से बात नहीं बनेगी। अगर शिक्षा का माध्यम मान लिया कोई क्षेत्रीय भाषा है, अब उसमें पाठ्य पुस्तकें ही उपलब्ध नहीं है, तो वो भाषा का माध्यम बनाने का भी क्या लाभ होगा। तो इसलिए बुनियादी स्तर पर ये आवश्यकता अनुभव की गई कि उसकी पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाए, मौलिक स्तर पर भी और अनुवाद के स्तर पर भी, दोनों रूप में। तो सभी जो हमारी 22 भारतीय भाषाएं हैं उन सब में प्राथमिक शिक्षा की, उच्च शिक्षा की पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाए। और सृजनात्मक साहित्य जो विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हो रहा है, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि लिखे जा रहे हैं, निबंध लिखे जा रहे हैं, तो उन क्षेत्रीय भाषाओं में रचा गया जो साहित्य है वो प्रकाशित हो, वे समाज तक पहुंचे, उसको व्यापक विस्तार मिले। तो इसके लिए प्रोत्साहन, उसके प्रकाशन हेतु प्रोत्साहन का भी प्रावधान इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रखा गया है। और भारतीय भाषाओं के शब्दकोशों और शब्द भंडार को निरंतर आधिकारिक रूप में अपडेट करते रहना, ये भी उसमें एक प्रावधान है। अब शब्दकोश तो सभी भाषाओं में बने हुए हैं, और शब्दकोश एक बार बना दिया तो वो हमारी दायित्व समाप्त हो गया या हमारे कर्तव्य की इतिश्री हो गई, ऐसा नहीं है। भाषा तो बहता नीर है, भाषा की पहचान ही उसकी जीवंतता में है। उसमें नए नए शब्द जुड़ते भी रहते हैं और प्राचीन शब्द जो अब प्रयोग में नहीं रहे तो वे समाप्त भी होते रहते हैं। तो शब्दकोशों में वे प्राचीन शब्द जो आज प्रचलन में नहीं है वे भी सुरक्षित रहते हैं, और समय की मांग के अनुरूप जैसे जैसे नए नए आविष्कार हो रहे हैं, समाज का विकास हो रहा है, तो नए नए शब्दों का निर्माण भी हो रहा है। तो उन शब्दकोशों को निरंतर अपडेट करते रहने की आवश्यकता है। विभिन्न देशों में विभिन्न भाषाओं के शब्दकोशों को निरंतर उनको परिवर्तित किया जाए, उनमें संशोधन होता रहता है, और वहां इसके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। भारत में भी केंद्रीय शिक्षा निदेशालय है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार का है, जहां इन भारतीय भाषाओं के शब्दकोश बनते हैं, शब्दावलियां बनती हैं, पारिभाषिक शब्द बनाए जाते हैं। तो उनको अपडेट करते रहने की आवश्यकता है, और जो शब्दावलियां, शब्दकोश बना दिए गए उनका प्रचार प्रसार हो, ये मुख्य आवश्यकता है। अब इतने शब्दकोश बन गए, 2 लाख से अधिक पारिभाषिक शब्दावलियां वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग में बना दी गई हैं, पर उनका प्रचार प्रसार नहीं है, समाज तक वो पहुंची नहीं है, उनका प्रयोग नहीं हो रहा, तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो इस शिक्षा नीति में एक सुझाव ये भी है कि जो नवीन शब्दावलियां बनाई जाए, जो शब्दकोशों में नए शब्दों का निर्माण करके उनको उसमें सुरक्षित किया जा रहा है, उनका प्रचार प्रसार हो, उनको समाज में प्रयुक्ति हो, उनकी समाज में उनको स्वीकृति मिले। अब कोरोना आया, उससे संबंधित अनेक नए शब्द आए। अब अंग्रेजी भाषा के शब्दों को ज्यों का त्यों हिंदी में अभी समाज ने स्वीकार कर लिया। अब हिंदी में या अन्य भारतीय भाषाओं में उससे जुड़े हुए शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया चल रही है। तो वे शब्द शब्दकोश में अब जोड़े जाएं, उनको समाज में अब स्वीकृति प्रदान की जाए, समाज में अधिक से अधिक उनका प्रचलन हो। तो इसके लिए भी इस शिक्षा नीति में सुझाव दिया गया। और विश्व भर के देशों में जो नित्य नवीन ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में खोजें हो रही हैं, तो उस ज्ञान सामग्री का भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो, कि वे भारत के सभी राज्यों में विभिन्न भाषा भाषियों तक वे ज्ञान सामग्री, वे वैश्विक ज्ञान
उपलब्ध हो, तो इसके लिए अनुवाद को महत्व दिया गया है कि सभी भारतीय भाषाओं में वे वैश्विक ज्ञान सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए अनुवाद के माध्यम से। और भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए कुशल शिक्षकों को प्रशिक्षित करके उनको उन भाषा का ज्ञान देने के लिए तैयार करना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और इसकी एक सिफारिश भी शिक्षा नीति में की गई है। अब भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम मात्र बना देने से बात नहीं चलेगी, उसके लिए कुशल योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है। तो उन शिक्षकों को उन भाषाओं के लिए प्रशिक्षित किया जाए। भाषा शिक्षण में सुधार की आवश्यकता है। भाषा पढ़ाई नहीं जा सकती। भाषा को व्याकरण के माध्यम से सैद्धांतिक ज्ञान दे करके भाषा नहीं सिखाया जाता। भाषा तो व्यवहार की वस्तु है। भाषा तो अनुभव सिद्ध है। भाषा तो प्रयोग धर्मिता होती है। तो हमें भाषा के शिक्षण में सुधार की आवश्यकता है। शिक्षक को इस रूप में प्रशिक्षित किया जाए कि वह विद्यार्थी के साथ प्रारंभिक स्तर पर, विद्यालय स्तर पर विशेष रूप से शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है कि वे विद्यार्थी के साथ भाषा जो है उसका संवाद स्थापित करें, भाषा को व्यावहारिक स्तर पर सिखाया जाए। तो इसलिए भाषा शिक्षण में सुधार की भी सिफारिश वर्तमान शिक्षा नीति में की गई है। और बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करने के लिए त्रिभाषा फार्मूला के क्रियान्वयन की भी सिफारिश की गई है। यद्यपि त्रिभाषा फार्मूला पहले भी हमारी शिक्षा में व्यवस्था में है, परंतु उसमें सुधार ला करके, उसमें परिवर्तन ला करके अब उसको एक नए तरीके से, एक सुचारू रूप से, योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने की सिफारिश भी इस शिक्षा नीति में की गई है। और संस्कृत भाषा जो हमारी ज्ञान विज्ञान की भाषा है, जो हमारी सभी भारतीय भाषाओं की उद्गम स्थली है, जो हमारी संस्कृति की पहचान है, वे संस्कृत भाषा जिसमें हमारा एक समृद्ध साहित्य है और जिसमें हमारी पूरी एक ज्ञान परंपरा विद्यमान है, जो आज मुख्य धारा पर में जोड़ने की उसकी आवश्यकता अनुभव की जा रही है। वे संस्कृत भाषा जिसको समझने के लिए विश्व के विभिन्न देशों से लोग भारत में आए और संस्कृत भाषा को पढ़ा, वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कालिदास को समझने के लिए, साहित्य को पढ़ने के लिए संस्कृत भाषा को सीखा। और संस्कृत भाषा को मुख्य धारा में लाने का प्रावधान इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। और संस्कृत को भी केवल पारंपरिक शिक्षा के रूप में, एक सैद्धांतिक शिक्षा के रूप में ही नहीं, उसको अंतर विषयी रूप में प्रदान करने के लिए उस संस्कृत को अन्य विषयों के साथ जोड़ने का भी प्रावधान इस नई शिक्षा नीति में किया गया है। इसमें संस्कृत के साथ गणित, भूगोल, ज्योतिष शास्त्र, दर्शन शास्त्र, योग को जोड़ने के लिए कि संस्कृत का विश्वविद्यालय बने, परंतु उसमें इन अन्य विषयों की भी शिक्षा प्रदान की जाए और संस्कृत को इन विषयों के साथ जोड़ करके एक नवाचार के रूप में संस्कृत का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ किया जाए। तो इस तरह से संस्कृत को मुख्य धारा में लाने के लिए भी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रावधान रखा गया है। एक और इस शिक्षा नीति में सिफारिश की गई है, श्रम और बुनियादी शिक्षा को महत्व दिया गया है भारतीय भाषाओं के संदर्भ में, कि हमारे विभिन्न क्षेत्रों में, भारत के गांवों में, भारत की जनजातियों में
अनेक ऐसे कलाकार हैं, अनेक ऐसे हस्तशिल्पी हैं जो अपनी प्रतिभा में निपुण हैं, अपने कार्य क्षेत्र में वे विशेषज्ञ हैं, परंतु उनको एक पहचान नहीं मिल पाई है। उनकी प्रतिभा का, उनकी योग्यता का, उनकी विशेषज्ञता का वर्तमान पीढ़ी को लाभ मिले। हमारे विद्यार्थी उस शिक्षा को, उनकी प्रतिभा को, उनकी विशेषता को, उनकी विशेषज्ञता को जाने, उनके अनुभवों से लाभ प्राप्त करें, तो इसका प्रावधान भी इस शिक्षा नीति में किया गया है। जो उत्कृष्ट स्थानीय कलाकार हैं, लेखक हैं, हस्तशिल्पकार हैं, अन्य विशेषज्ञ हैं, जो स्थानीय विशेषज्ञता से पूर्ण हैं, उनको विभिन्न विषयों में विशिष्ट प्रशिक्षक के रूप में अथवा अतिथि शिक्षक के रूप में विद्यालयों से जोड़ा जाए, उन्हें विद्यालयों में आमंत्रित किया जाए, उच्च शिक्षा केंद्रों में आमंत्रित किया जाए, विद्यार्थियों के साथ उनका प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया जाए, उनके अनुभवों का लाभ उनको प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो। और जब इस तरह से उनको विद्यालयों से जोड़ा जाएगा तो उनके अनुभवों का लाभ आगामी पीढ़ी को प्राप्त होगा। उनमें भी उन शिल्पों के प्रति, उन विधाओं के प्रति रुचि जागृत होगी और वे उन व्यवसायों को करने के लिए प्रेरित होंगे। केवल शिक्षा प्राप्त करके और बेरोजगार होकर के सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। जो वर्तमान सरकार का उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत बनाना, और ये आत्मनिर्भरता कैसे संभव होगी? इस तरह से क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञों को इन विभिन्न विद्यालयों से, उच्च शिक्षा के केंद्रों से जोड़ा जाए और वे वहां आकर के अपने अनुभवों को विद्यार्थियों के साथ साझा करें और उनमें छुपी हुई प्रतिभा को विकसित करने का अवसर दें, और तभी आत्मनिर्भर भारत से सशक्त भारत बनेगा। और इस शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं में तुलनात्मक साहित्य, सृजनात्मक लेखन, कला, संगीत, दर्शन, शास्त्र आदि के सशक्त विभागों को स्थापित करने की भी एक सिफारिश की गई है कि विभिन्न ये विभाग बनाए जाएं ताकि तुलनात्मक साहित्य अध्ययन के क्षेत्र में सृजनात्मकता की ओर विकास हो। कला की दृष्टि से, संगीत की दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से हमारे देश की एक समृद्ध परंपरा रही है, परंतु उसको उभारने की, वैश्विक स्तर पर उसको पहचान देने की आवश्यकता है। और ये तभी होगा जब उसके लिए शिक्षा नीति में प्रावधान हो, जब उनके लिए पृथक रूप से सशक्त विभाग बने और वहाँ योग्य प्रशिक्षित विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाए। और हमारी अनेक पांडुलिपियां हैं, अनेक अभिलेख हैं जो प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में, फारसी आदि में लिखे गए हैं और जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। आज इनको पढ़ने वाला, इनकी भाषाओं को समझने वाला कोई नहीं है और समय के अंतराल में ये लुप्त होते चले जा रहे हैं। तो इन सांस्कृतिक धरोहर को संग्रहित करने की, संरक्षित करने की भी सिफारिश इसमें की गई है। और जो हमारी ये पाली, प्राकृत और फारसी भाषाएं, जो शास्त्रीय भाषाएं हैं, इनमें लिखित पांडुलिपियों का अनुवाद करने के लिए एक अलग से अनुवाद विभाग बनाने की आवश्यकता भी नहीं, इसमें सिफारिश भी की गई है। अभिलेखों के संरक्षण, उनके अनुवाद और अध्ययन के लिए प्रोत्साहन के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं की अकादमियों की केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर स्थापना करने की भी सिफारिश है कि ये अकादमियां भाषाओं के संवर्धन और संरक्षण के लिए प्रयास करेंगी। भारतीय भाषाओं
और उनसे संबंधित स्थानीय कला और संस्कृति का पर वेब आधारित प्लेटफॉर्म बनाने की भी सिफारिश, क्योंकि आज सूचना प्रौद्योगिकी के विकास युग में इतना परिवर्तन आ गया है कि अब ऑनलाइन हर चीज उपलब्ध हो। भारतीय भाषाओं में जो साहित्य, जो ज्ञान हमारा है, उस सारे साहित्य को डिजिटल दुनिया से जोड़ा जाए, भाषाओं को डिजिटल दुनिया से जोड़ा जाए, उनसे देखिए आज मैं आपसे संवाद स्थापित कर पा रही हूँ, आपसे बात कर पा रही हूँ, तो इस डिजिटल दुनिया के विकास के कारण। तो वो दूर दराज में बैठा हुआ विद्यार्थी जो कोई विद्यालय जाने में समर्थ नहीं है, जिसके पास बुनियादी सुविधाएं नहीं है, वे भी अपनी भाषाओं में, अपनी मातृभाषा में अब उस ज्ञान को, उस विश्व के ज्ञान को प्राप्त कर सके। तो वे तभी संभव है जब भारतीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया से जोड़ा जाए। तो भारतीय भाषाओं में जो साहित्य की रचना हो रही है, जो नए नए ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान हो रहे हैं, उन सबको, और जो शब्दकोशों का निर्माण हो रहा है, उनको डिजिटल दुनिया में लाया जाए, उनको उनका पूरा दस्तावेजीकरण जो है वो ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जाए ताकि सभी उसका लाभ उठा सके। तो इस तरह से मित्रों हमने देखा कि भारतीय भाषा को लेकर के किस तरह से वर्तमान सरकार भी एक सकारात्मक सोच को लेकर के आगे बढ़ रही है। अब ये हम सबका दायित्व है कि हम उसके क्रियान्वयन में पूरा योगदान दें और व्यवहारिक स्तर पर इस शिक्षा नीति को सफल बनाएं, ताकि विश्व पटल पर हमारी जो शिक्षा नीति है वो एक आदर्श के रूप में स्थापित हो, एक प्रतिमान स्थापित करे और विश्व के अन्य देश भी इस शिक्षा नीति से लाभ ग्रहण कर सके। हमारे विद्यार्थी तो लाभान्वित होंगे ही, देश तो उससे लाभान्वित होगा ही, विश्व के स्तर पर उसकी एक पहचान बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की चर्चा यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।